वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के और उसके साथ साथ उन 5 रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने लाई थी उसमें सिर्फ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो इम्पॉर्टेंट जो सिर्फ बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और चांसेस भी हैं, एक्सपेक्टेड भी है कि क्वेश्चन यहीं से आए, यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन सेक्शंस को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, उसके बाद आप बियर एक्ट भी कीजिए अगर बाकी सेक्शंस भी आपने पढ़ने हैं। लेकिन ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आपके पेपर के लिए। सेक्शन फर्स्ट जो है, सेक्शन फर्स्ट किससे डील करता है? सेक्शन फर्स्ट मैंने यहाँ से नहीं लिखा है। जो सेक्शन फर्स्ट है वो डील करता है नेम ऑफ एक्ट। जो पार्ट फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, उसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में नेम ऑफ एक्ट है, मतलब जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है सेक्शन फर्स्ट में। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का, सेक्शन 2 में बोला है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब अब हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के यूटी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के यूटी। और SC STs आर्टिकल 341 एंड 342 रेस्पेक्टिवली एट्सेट्रा, ये सेक्शन 2 में बोला गया। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में क्या बोला? सेक्शन 3 के ज़रिए यूटी ऑफ लद्दाख को क्रिएट किया गया। सेक्शन 3 के ज़रिए यूटी ऑफ लद्दाख को बनाया गया। सेक्शन 3 क्या बोलता है? यूटी ऑफ लद्दाख फॉर्म्ड कंप्राइजिंग ऑफ कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट विदाउट लेजिस्लेचर। आपको ये पता है यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, वहाँ पर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। सेक्शन 3 यही बोलता है कि यूटी ऑफ लद्दाख हमने बनाई इस सेक्शन के ज़रिए, और 2 डिस्ट्रिक्ट यूटी ऑफ लद्दाख को है, लेह एंड कारगिल, लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर है। उसके बाद सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है कि यूटी ऑफ जे.एंड.के फॉर्म्ड, यूटी ऑफ जे.एंड.के इज फॉर्म्ड थ्रू सेक्शन 4 कंप्राइजिंग ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख के छोड़कर बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन ये क्या है? ये है विद लेजिस्लेचर। यहाँ पर लेजिस्लेचर है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है गवर्नर रिप्लेस बाय एलजी। पहले यहाँ पर गवर्नर होता था जब स्टेट होती थी, लेकिन सेक्शन 5 के ज़रिए नाउ गवर्नर इज रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के लद्दाख अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये बोलता है सेक्शन 5। गवर्नर को रिप्लेस पूछ सकते हैं किस सेक्शन के ज़रिए? ये जो गवर्नर को रिप्लेस किया है एलजी से, तो सेक्शन 5 के ज़रिए। उसके बाद सेक्शन 8 एंड 9, ये जो सेक्शन 8 एंड 9 है ये किससे डील करते हैं? सेक्शन 8 एंड 9 डील करते हैं किससे? राज्यसभा से। सेक्शन 8 एंड 9 डील विद राज्यसभा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है पार्ट 3। सेक्शन 8 एंड 9 किससे डील करते हैं? राज्यसभा से। सेक्शन 8 बोलता है कि अमेंडमेंट टू द 4th शेड्यूल, अमेंडमेंट टू द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू यूटी ऑफ जे.एंड.के इन राज्यसभा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि 4 सीट्स दी गई है यूटी ऑफ जे.एंड.के को, कहाँ पर? इन राज्यसभा में। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? नो चेंज इन टर्म्स ऑफ सिटिंग मेंबर्स इन राज्यसभा। जो सिटिंग मेंबर है उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10, 11, 12 डील्स विद लोकसभा। आप याद रखिएगा, सेक्शन 8, 9 किससे डील करता है? राज्यसभा से। सेक्शन 10, 11, 12 किससे डील करता है? लोकसभा। किससे डील करता है? लोकसभा से। सेक्शन 10, 11, 12 में सेक्शन 10 आप ज़रा याद रखिएगा। जो सेक्शन 10 है ये बोलता है कि 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू जे.एंड.के यूटी इन लोकसभा। पहले
जब स्टेट थी तो लोकसभा में कितनी सीट्स थी जे.एंड.के की? 6 सीट्स थी। लेकिन जब अब यूटी अलग हुई, लद्दाख अलग हुई, लद्दाख को लोकसभा की 1 सीट दी गई और जम्मू कश्मीर के लिए 5 सीट दी गई लोकसभा के लिए। तो सेक्शन 10 यही बोलता है कि 5 सीट्स लोकसभा की जे.एंड.के यूटी को एलोकेट की गई और 1 सीट किसको? लद्दाख को एलोकेट की गई। उसके बाद सेक्शन ये 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो यहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ये कौन बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन करनी है और जो अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज वो बढ़ेंगी। उसके बाद सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 ये बोलता है कि सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा टर्म्स अनअल्टर्ड नाउ मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड यूटी ऑफ लद्दाख। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 13 क्यों इम्पोर्टेंट है? सेक्शन 13 में ये बोला गया जो प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239A का पता होगा आपको। आर्टिकल 239A यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये आर्टिकल किसके लिए बनाया गया था? यूटी ऑफ, जब पुडुचेरी यूटी बनी थी तो इसके लिए ये आर्टिकल बना था 239A। तो यही आर्टिकल यहाँ पर भी एप्लीकेबल हुआ है, अप्लाई किया गया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है? प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल 239A आर एप्लीकेबल टू जे.एंड.के यूटी पुडुचेरी मॉडल। आपको पता होगा जे.एंड.के यूटी को बनाया गया है पुडुचेरी के मॉडल पर एंड लद्दाख यूटी को बनाया गया है चंडीगढ़ के मॉडल पर। ये जो आर्टिकल 239A ये कहाँ पर एप्लीकेबल था? ये बनाया ही गया था पुडुचेरी के लिए और यही आर्टिकल यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। आर्टिकल 13 आप याद रखना, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 239A है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 14 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अंडर आर्टिकल 239A अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी, अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस सेक्शन के ज़रिए यहाँ पर एलजी की अपॉइंटमेंट होती है। एलजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। लेकिन किस सेक्शन? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर किस सेक्शन के अंडर एलजी की अपॉइंटमेंट होती है? तो अंडर आर्टिकल 239A अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी होती है। यहाँ इसे एडमिनिस्ट्रेटर भी कभी कभी कहा जाता है। उसके बाद ये सेक्शन ज़रा बड़ा है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? यूटी ऑफ जे.एंड.के विद ऑनली लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ये तो यूटी ऑफ जे.एंड.के जो बनाई गई है लेकिन ऑनली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका जो लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल है। अब जे.एंड.के का जो लेजिस्लेचर है वो क्या है? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मींस सिंगल हाउस। पहले यहाँ पर लेजिस्लेचर था, जब स्टेट थी तो लेजिस्लेचर था बाई कैमरल, यहाँ पर 2 हाउसेस होते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी, लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 107। ये कौन सा बोलता है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 4 सब क्लास ए क्या बोलता है? ये बोलता है कि 24 सीट्स वैकेंट रखनी है पाक के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, पीओके के लिए। सेक्शन 14 सबसेक्शन 4 सब क्लास ए क्या बोलता है? 24 सीट्स रिमेन्स वैकेंट फॉर पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। उसके बाद क्या है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के। ये भी पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन में रिजर्वेशन दी गई है SC ST को इन यूटी ऑफ जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 में दी गई है। सेक्शन 15 है। अब सेक्शन 15 क्या बोलता है? एलजी कैन नॉमिनेट 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 15 बोलता है कि एलजी कैन नॉमिनेट 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली इफ
नॉट हैविंग एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेंस की लेजिस्लेटिव असेंबली में तो एलजी 2 वुमेंस को नॉमिनेट कर सकता है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 15 बोलता है ये कि एलजी नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेंस को। कहाँ पर? इन लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर वुमेंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद सेक्शन 16 क्या बोलता है? क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के यूटी ऑफ जेएंडके में एमएलए बनेंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जैसे मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, उसके बाद सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ये कुछ क्वालिफिकेशन है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 16। उसके बाद सेक्शन 17 क्या बोलता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। ड्यूरेशन क्या रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली की? पहले जब स्टेट होती थी यहाँ पर ड्यूरेशन थी 6 ईयर, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया। अब यहाँ पर ड्यूरेशन जो रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कितनी रहेगी? वो रहेगी सिर्फ 5 ईयर्स। कितनी रहेगी? वो रहेगी अब 5 ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर कितनी रहेगी? अब 5 ईयर्स। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 17। लेकिन 5 ईयर्स कभी कभी ये भी पूछते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। काउंट कब किया जाता है 5 ईयर? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। प्रीवियसली इट वाज 6 ईयर एंड एक्सटेंशन ऑफ टर्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर इसको एक्सटेंशन मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर लगी हो इंडिया में तो इसको एक्सटेंशन मिलता है अंडर आर्टिकल 352। उसके बाद ये रखना याद, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, कभी कभी ये पूछते हैं। उसके बाद सेक्शन 19, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 क्या बोलता है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 बोलता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 21 क्या है? सेक्शन 21 बोलता है स्पेशल एड्रेस ऑफ एलजी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 21 क्या बोलता है? स्पेशल एड्रेस ऑफ एलजी इन लेजिस्लेटिव असेंबली एट फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड एवरी ईयर। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल एड्रेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एट फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड एवरी ईयर। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 21। उसके बाद सेक्शन 22 क्या बोलता है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडुकेट जनरल टू स्पीक इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको भी राइट दिया गया, राइट्स मिनिस्टर्स को दिया गया है, एडुकेट जनरल को दिया गया है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल सकते हो एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग, लेकिन विदाउट राइट टू वोट। इनको राइट टू वोट नहीं होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेक्शन 22 बोलता है। सेक्शन 24 क्या बोलता है? ओथ्स एंड एफर्मेशन से डील करता है सेक्शन 24। ओथ्स एंड एफर्मेशन, जैसे एमएलएज का ओथ होगा बिफोर एलजी, या एलजी किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगा ओथ लेने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एलजी, तो सेक्शन 24 इससे डील करता है। सेक्शन 24 के बाद सेक्शन 25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बन भी सकता है। सेक्शन 25 क्या है? सेक्शन 25 है कि स्पीकर शैल नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टांस बट बट हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अगर टाई हो गया तो तब स्पीकर वोट दे सकता है। ये बोलता है सेक्शन 25। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे भी थोड़े बहुत सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद सेक्शन 27। सेक्शन 27 डील करता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स होगी इन लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगी। सेक्शन 27 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एलजी डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 27 आप इतना याद रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर इन एलजी से डील करता है। उसके बाद सेक्शन 28 ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है सेक्शन 28। एंटी डिफेक्शन लॉ ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में आता है, यहाँ पर जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ से सेक्शन 28। उसके बाद सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक एनी सब्जेक्ट टू मेक। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर है, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ,
टू मेक लॉ एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन सकता है। कौन सा सेक्शन बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है हर किसी सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, लेकिन किन दो पर नहीं, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पर नहीं कानून बना सकता है। सेक्शन 32 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। सेक्शन 36 क्या बोलता है? रिकमेंडेशन ऑफ एलजी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। मनी बिल को इंट्रोडक्शन से पहले किसकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत है? एलजी की। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद सेक्शन 38 क्या बोलते हैं? सेक्शन 38 क्या है? सेक्शन 38 है, सेक्शन 38 बोलता है असेंट टू बिल बाय एलजी आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास होकर आया तो उसको ज़रूरत है प्रेसिडेंट की असेंट की, तब जाके वो एक एक्ट बनेगा। ये कौन बोलता है? सेक्शन 38 बोलता है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आया तो किसकी असेंट की ज़रूरत है, किसके साइन की ज़रूरत है? प्रेसिडेंट की असेंट की ज़रूरत है। सेक्शन 38। उसके बाद सेक्शन 38 का ये भी याद रखिएगा, असेंट ऑफ बिल बाय एलजी आफ्टर पासिंग लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंट विद होल्ड रिटर्न एक्सेप्ट मनी बिल, रिजर्व द बिल फॉर द रिकॉन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सेप्ट मनी बिल को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट भी बोलते हैं। सेक्शन 41 किससे डील करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्शन 41 कौन सा सेक्शन? सेक्शन 41 किससे डील करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड डाउन बाय एलजी बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 52, सेक्शन 52 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एलजी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एलजी कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 42 डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एलजी व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो सेक्शन 52 इससे डील करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन इससे डील करता है? कि सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? जो स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? CM शैल बी अपॉइंटेड बाय एलजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? CM शैल बी अपॉइंटेड बाय एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर आपको पता है पहले बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पर यूनिकैमरल है, सिर्फ यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये पूछ सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस सेक्शन के ज़रिए एबॉलिश कर दिया गया? तो सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के ज़रिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पूछ सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस सेक्शन के ज़रिए एबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? नंबर ऑफ सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी इंक्रीज्ड। इतनी इंक्रीज होनी चाहिए, कितनी? 107 से 114। क्या बोला? सेक्शन 60 सब सेक्शन 1, ये रीऑर्गेनाइजेशन पहले एक्ट बना था, बाद में डिलिमिटेशन हुई थी। सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 में क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो 107 से 114 कर देनी है, इंक्रीज कर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर लद्दाख एंड JNK। ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट भी याद रखिएगा। पार्ट कौन सा डील करता है इससे? सेक्शन ये जो हाई कोर्ट से पार्ट
कौन सा डील करता है, ये भी पूछ सकते हैं। सेक्शन कौन है, सेक्शन है 75। सेक्शन 75 क्या बोलता है, सेक्शन 75 यही बोलता है कि, क्या बोलता है सेक्शन 75, ये जो हाई कोर्ट है, ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, कॉमन हाई कोर्ट रहेगा J&K यूटी के लिए और लद्दाख के लिए भी। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो J&K हाई कोर्ट है, ये कॉमन हाई कोर्ट किस किस यूटी के लिए है, जम्मू एंड कश्मीर का तो है ही, उसके साथ साथ ये लद्दाख के लिए भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, कि इससे पहले भी पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बने हैं, इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम ज़रा शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो शेड्यूल्स हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, कितने शेड्यूल हैं आपको पता है, 5 शेड्यूल्स हैं, 14 पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शन हैं और 5 शेड्यूल्स हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। पहला शेड्यूल क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल किससे डील करता है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट डील्स विद मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो यहाँ से राज्यसभा के मेंबर जाते हैं उनसे डील करता है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किससे डील करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, या कभी राज्यसभा भी लिखा होगा, राज्यसभा मेंबर्स। जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल किससे डील करता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब तो 5 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पहले 6 होती थी जब स्टेट होती थी, लेकिन अब एक लद्दाख को दी गई। ये शेड्यूल किससे डील करता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा की सीट्स। यहाँ पर कितनी सीट्स है, यहाँ पर लोकसभा की, यहाँ पर 5 है। कौन कौन सी है, एक है बारामूला, एक है श्रीनगर, एक है अनंतनाग, एक है उधमपुर और एक है जम्मू। और इसी शेड्यूल में ये भी बोला गया है कि 5 सीट्स लोकसभा को एलोकेट की गई और 1 सीट जो है लद्दाख को एलोकेट कर दी गई। शेड्यूल सेकंड में ये मेंशन है। उसके बाद जो शेड्यूल थर्ड है, शेड्यूल थर्ड में बोला है कि यहाँ पर जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, शेड्यूल थर्ड किससे डील करता है, जो असेंबली, जो यूटी ऑफ J&K की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके साथ डील करता है थर्ड शेड्यूल। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, ओथ्स एंड एफर्मेशन से। फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, ओथ्स एंड एफर्मेशन से। यहाँ पर MLA का ओथ कैसे होगा, मिनिस्टर्स का ओथ कैसे होगा, एट्सेट्रा। ये कौन सा शेड्यूल डील करता है, फोर्थ शेड्यूल डील करता है इससे। उसके बाद जो लास्ट शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिफ्थ शेड्यूल में एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि फिफ्थ शेड्यूल में एक तो ये बोला गया है कि 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू J&K। ये पूछा है बहुत बार पेपर में, कितने सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए, अप्लाई हुए J&K में। 106 सेंट्रल लॉज वर एप्लीकेबल टू J&K। उसके साथ साथ ये भी याद रखेगा 166 स्टेट लॉज विल रिमेन इन फोर्स। 166 जो स्टेट लॉज थे जो पहले बनाए गए थे वो लागू ही रहेगी, वो फोर्स में ही रहेंगे। और ये याद रखेगा 153 स्टेट लॉज एंड 11 गवर्नर एक्ट्स वर रिपील्ड। 153 स्टेट लॉज एंड 11 गवर्नर एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ये याद रखेगा। थैंक यू सो मच। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। थैंक यू सो मच।